कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई। राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही मामले में दो अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है और इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को 2 सप्ताह में हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश के लिए खत लिखा गया था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सील कवर में एक रिपोर्ट दाखिल की है। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई राहुल गांधी के भारतीय नागरिकता मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया, हमारी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है। 29 अप्रैल साल 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला था। क्या बोले सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों याचिकाओं के बीच अंतर बताते हुए दलील दी कि शिशिर की याचिका में आपराधिक अभियोजन शुरू करने का आग्रह किया गया है, जबकि उनकी याचिका में केवल यह कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। स्वामी ने कहा, यह मत कहिए कि अनुरोध एक जैसे हैं। यह साफ है कि वे 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। हमने दस्तावेजों के जरिए इसे साबित कर दिया है, जिनमें यह ब्रिटेन के साथ साथ भारत का भी नागरिक होने का दावा करते हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी के कुछ दस्तावेजों में उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़े हुए। इसके बाद इस मामले को लेकर विभिन्न याचिकाएं दायर की गई और अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला उठने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के विदेशों में जमा दस्तावेजों और उनकी नागरिकता से जुड़े तथ्यों के विस्तार से जांच की जा रही है। सीबीआई को यह भी देखना है कि क्या राहुल गांधी ने किसी भी प्रकार से नागरिकता कानून का उल्लंघन किया है और अगर हाँ तो इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र से पूछा था कि क्या इसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शिशिर की ओर से दायर अभिवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की विस्तृत जांच की और कई नई जानकारी भी सामने आई। वहीं दूसरी ओर स्वामी ने दावा किया कि क्या कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़ा जाए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़। महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को लिखी चिट्ठी से विवाद खड़ा हो गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करके संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस चिट्ठी पर सफाई देने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह नीति खतरनाक है और इससे देश की एकता खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। इस चिट्ठी में कांग्रेस को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से 17 मांगे मिली थी, जिनमें वक्फ कानून का विरोध, मुसलमानों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध शामिल है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इन सभी मांगों का समर्थन कर रही है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का यह कदम केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है और इसे लेकर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की इस चिट्ठी में आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की गई है, जो एक राष्ट्रवादी संगठन पर हमला है। भाजपा ने यह सवाल भी उठाया कि क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ हैं। इस विवादास्पद मांग में मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की बात की गई है, जिसे भाजपा ने अवैध और सांप्रदायिक करार दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के सहयोगी भी इस मुद्दे पर स्पष्टता दें ताकि जनता को उनकी स्थिति का पता चल सके। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वोट के लिए देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं और देश को ऐसे किसी भी कदम से बचाना भाजपा का कर्तव्य है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 सूत्री शर्त रखी है, जिनमें वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, इमाम और मौलाना का मासिक 15,000 रूपये भत्ता, सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी शर्तें हैं। इस बाबत ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नयाब अंसारी ने महाविकास अघाड़ी को पत्र दिया गया है। कांग्रेस और एनसीपी ने सभी शर्तें मान ली हैं और उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को जवाबी पत्र में कहा कि हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक बयान मिला है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और हमारी 17 मांगे हैं। उन्होंने कहा, आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यह भी उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार बनने के बाद हम अपनी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। राहुल और प्रियंका को उनके सलाहकारों ने बताया कि जैसे मोदी जी एम्बुलेंस के लिए रास्ता देते हैं वैसे ही आप भी कुछ करो। फिर राहुल प्रियंका को देखिए। प्रियंका बोली, कृपया एम्बुलेंस के लिए रास्ता दें। फिर राहुल बोले, एम्बुलेंस को जाने दो। फिर स्टाफ वाले बोले, एम्बुलेंस में कोई नहीं है, ये एम्बुलेंस हमारे काफिले का हिस्सा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान का है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए जी तोड़ से कोशिश कर रहे हैं। कभी पिता की हत्या का जिक्र कर रहे हैं तो कभी मां जैसी सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी सिलसिले में वो हंसी के पात्र भी बन जा रहे हैं। गजब तो तब हो गया जब वो अपने काफिले में ही शामिल एम्बुलेंस को रास्ता देने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लोगों से कह रहे हैं कि कृपया एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एम्बुलेंस उनके काफिले के ही साथ चल रहा था। काफिले में शामिल एम्बुलेंस के बारे में जब उनके एक स्टाफ ने बताया कि उसमें कोई नहीं है और यह आपके काफिले का हिस्सा है, तो दोनों हंसने लगे। लोग इस वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर तंज कस रहे हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पिनराई विजयन ने वायनाड उपचुनाव के पहले कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। फेसबुक पोस्ट में विजयन ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में जमात इस्लामी के समर्थन से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। यह संगठन एक पार्टी के रूप में प्रियंका गांधी का समर्थन कर रहा है। हम सभी इसकी विचारधारा से अच्छी तरह से परिचित है। फेसबुक पोस्ट में विजयन ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जिस जमात इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है वह लोकतंत्र में और राष्ट्र की संरचना में विश्वास नहीं करता। इनसे समर्थन लेने के बाद कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता वाला नकाब पूरी तरह से हट गया है। विजयन ने कहा कि इस संगठन की विचारधारा से हमारा पूरा देश परिचित है। आखिर कांग्रेस इनसे समर्थन लेकर क्या साबित करना चाहती है? विजयन ने कहा कि वायनाड में जमात इस्लामी का दावा है कि वह और कश्मीर की जमात इस्लामी अलग है, लेकिन इन दोनों की ही विचारधारा एक जैसी है। एक राष्ट्र की संरचना का सम्मान नहीं करते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजय ने पूछा कि यह लोग धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, फिर आखिर क्यों जमात का समर्थन ले रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोगों को सभी प्रकार के संप्रदायवाद का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रही है? विजय ने मार्क्सवादी नेता नंबूरी पाद के बयान को याद करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस नेता उन जितने अपने विचारों के पक्के हैं? उन्होंने कहा कि थोलोसरी में एक उपचुनाव में नंबूरी पाद ने खुले तौर पर कहा था कि उन्हें आरएसएस से जुड़े हुए वोट नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस नेता ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें जमात से जुड़े वोट नहीं चाहिए? वायनाड में विजयन सीपीआई के उम्मीदवार सत्यन मुकेरी के समर्थन में जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस सीट से राहुल गांधी जीते थे। बाद में उन्होंने अमेठी सीट को रखते हुए वायनाड सीट को खाली कर दिया और इस सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो जाने के बाद क्या कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को देश के किसी भी अदालत में वकालत करने की अनुमति नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है वह भारत की सीमा के भीतर किसी भी अदालत या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक यह प्रतिबंध न्यायपालिका की पवित्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया। इस तरह का प्रावधान हितों के टकराव और पक्षपात के आरोपों से बचने की मदद करता है। कानून के जानकार कहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त के बाद वकालत करने की अनुमति दी जाती है तो यह उनके पिछले पद की गरिमा को कमजोर कर सकता है। यह प्रावधान किसी कानूनी मामले में संवेदनशील जानकारी के संभावित दुरुपयोग को भी रोकता है, जिसकी
उन्हें जानकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सीजेआई या न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते, लेकिन अन्य भूमिकाएं निभा सकते हैं। कई रिटायर्ड जज सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ राज्यपाल या सरकारी समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विवादों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता भी बन सकते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 कहता है कि एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, भारत के मध्यस्थता परिषद का सदस्य हो सकता है। रिटायर्ड सीजेआई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे आयोगों और न्यायाधिकरणों के प्रमुख के रूप में भी सेवा कर सकते हैं या उनमें शामिल हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक और विकल्प है कि वे लॉ स्कूलों में पढ़ाने, व्याख्यान देने या कानूनी मुद्दों पर लेखन करके एकेडमिक क्षेत्र का हिस्सा बन सकते हैं। रिटायर्ड सीजेआई या जजों के सरकारी निकायों में पद स्वीकार करने को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है और चापलूसी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यालय छोड़ने के 6 महीने के भीतर राज्यसभा के नामांकन सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों पर व्यापक बहस छेड़ दी थी। बार एंड बेंच के पिछले जून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए 28 जजों में से 6 जजों को संवैधानिक या वैधानिक पद मिले हैं। निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख चुके हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए राजनीति में शामिल होने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की थी। अगस्त में दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जज के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में शामिल होने से पहले कुछ समय लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई राजनीति में शामिल होने का फैसला करता है तो पर्याप्त अंतराल होना चाहिए। जजों को निष्पक्ष माना जाता है और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।